जनरली आप कोई भी करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ोगे, सो न्यूट्रिनो के प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज, सो इसके बारे में पढ़ोगे. नाउ व्हाई दिस इज इन करंट अफेयर्स? बिकॉज चाइना हैज बिल्ड एन ऑब्जर्वेटरी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कॉल्ड एज जूनो. सो इसीलिए ये न्यूज़ में है. एंड एक चीज़ न्यूज़ में है बहुत दिनों से, दैट इज इंडिया इज ऑल्सो बिल्डिंग ए न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कॉल्ड एज INO. ये फंसा हुआ है, बहुत प्रॉब्लम्स है. सो ये दोनों चीज़ें न्यूज़ में है. सो दैट्स वाई यू हैव टू स्टडी न्यूट्रिनोस. लेकिन यूपीएससी सिर्फ क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा. तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा 2-3 लेयर पीछे जाके क्वेश्चन पूछेगा. सो विल स्टडी, सो न्यूट्रिएंट्स होते क्या है, उनका ओरिजिन क्या है, मतलब किस सुपर सेट को बिलोंग करते हैं. ओके, सो दैट इज वेयर द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स विल कम. So here we'll not be discussing much about the standard model of physics. Okay, we'll be discussing the properties of the neutrinos. And यूपीएससी सिर्फ यही नहीं पूछेगा कि भैया ओके जूनो कहाँ पे, चाइना में, ये नहीं पूछेगा. It will also ask, since Juno is in the news, you should also know what are the other neutrino observatories of the world. So when we'll be discussing about properties, so we'll discuss little bit deeper, okay, about these neutrinos. So that is where this SMP will come. This is standard model of physics. So what is the standard model of physics? Okay, दूसरा वाला फिजिक्स क्या है? एक है न्यूटनियन फिजिक्स, जहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ होता है. लेकिन जब आप एटॉमिक स्केल, सब एटॉमिक स्केल पे जाओगे, तो ये सारे लॉस एप्लीकेबल नहीं होंगे. So that's why we have to enter into standard model of physics. मीन्स एटम को तोड़ के उसके अंदर क्या है वो चीज़ें इसमें देखता है. So इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा. I'll tell you briefly what it is. So in standard model of physics, okay, you have quarks, you have leptons, and you have these bosons. So bosons क्या है? ये fundamental forces है. Like electrostatic force है, आपका W and Z bosons है यहाँ पे. सो विल नॉट बी डिस्कसिंग मच अबाउट ऑल दिस. इसमें ग्रेविटी भी आएगा, लेकिन अभी ये इंक्लूडेड नहीं है इस मॉडल में. एंड दिस इज वेयर आवर डिस्कशन विल बी स्टार्टिंग. सो ये होते लेप्टॉन्स. सो ये लेप्टॉन्स में है न्यूट्रिनोस, ये तीनों दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, ये होते न्यूट्रिनोस. तो न्यूट्रिनोस न्यूज़ में है, सो इसके बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज दिस हिग्स बोसॉन? सो हिग्स बोसॉन, जब ये सारे पार्टिकल्स जब हिग्स फील्ड में होता है तभी पार्टिकल को वेट मिलता है. मीन्स हिग्स फील्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेट, ओके, ऑफ ऑल दिस और मास ऑफ ऑल दिस पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सो द हिग्स बोसॉन जो है इसको गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं, भगवान पार्टिकल. व्हाई? बिकॉज इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मास. नाउ 2-3 चीज़ें यहाँ इसके बारे में विल नो. So these are the types of the leptons. इसमें इलेक्ट्रॉन है, म्यून है, टाउ है. And correspondingly you have electron neutrino, muon neutrino and tau neutrino. So अपना concentration यहाँ पे होना चाहिए this neutrinos पे. अभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, एंड ये एक्सपेरिमेंट्स कहाँ पे हो रहे हैं. सो ये एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं ये पता करने के लिए कि भैया इन तीनों में सबसे भारी कौन सा है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास हायरार्की. ये वाला टर्म याद रखना, मास हायरार्की मीन्स कौन सबसे भारी है, कौन सबसे कम भारी है. एंड सेकंड थिंग, ये जो न्यूट्रिनो है व्हेन इट इज मूविंग, इसको बोलते हैं ऑसिलेशंस भी बोलते हैं, न्यूट्रिनो ऑसिलेशंस. सो व्हेन दे मूव दे ऑल्सो चेंज द फ्लेवर्स. मीन्स जब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो मूव करता है वो म्यून न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाता है एंड वो टाउ न्यूट्रिनो में भी कन्वर्ट हो जाता है. So this is called as neutrino oscillations. So mass hierarchy, neutrino oscillations. So these are the keywords associated with this. And okay, जो भी आप current affairs magazines में come across ना, you can ignore. Okay, ये वाले चीज़ें बहुत ही important है. जो भी मैं चीज़ें important बोल रहा हूँ ना, वो आप underline कर लो, लिख लो. Next, थोड़ा बहुत ओके स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, ज़्यादा नहीं, बिकॉज आई बी डिस्कसिंग दिस इन अदर लेक्चर्स. दूसरे महीने के करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं इसका डिस्कशन आएगा, दैट विल डिस्कस. नाउ व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स? क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स,
इनको बोलते हैं फर्मियंस। सी यहाँ पे देखो आप क्वार्क्स, दो अप क्वार्क डाउन क्वार्क प्रोटॉन बनता है, दो डाउन क्वार्क अप क्वार्क ए न्यूट्रॉन बनता है, एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मेक द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस प्लस लेप्टॉन, इलेक्ट्रॉन भी एक लेप्टॉन है, they become the atoms. Okay, so these are the building blocks of matter. So these are called as fermions, and the quarks combine to form hardons. So जब भी ये quarks एक दूसरे से मिलते हैं, when they are binded together, so they'll become proton and neutron. Okay, and these are called as hadrons. So next here, so these are the three neutrinos: electron, muon and tau. सो इन तीनों में एनर्जी भी डिफरेंट होता है. सो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो थोड़ा कम एनर्जी होता है, म्यून थोड़ा ज़्यादा, एंड ताऊ उससे भी ज़्यादा. सो एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है. सो जनरली इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोस दे आर सोर्स फ्रॉम द सन. अभी सन से भी पावरफुल रिएक्शन क्या होता है यूनिवर्स में, सच एज सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स, ओके, सच एज श्रेडिंग ऑफ ए स्टार, जब भी स्टार फट जाता है या स्टार मरने में मीन्स एट द डेथ स्टेज ऑफ द स्टार. सो ड्यूरिंग दोज टाइम्स यू विल बी गेटिंग कंपेरेटिवली हाई एनर्जी दैन सन. सो तब म्यून न्यूट्रिनो निकलता है. अगर उससे भी बड़ा धमाका हो रहा है कहीं यूनिवर्स में, देन यू विल बी गेटिंग टाउ न्यूट्रिनो. एंड ये तीनों चीज़ों को पढ़ने के लिए मीन्स ऑब्जर्व करने के लिए you have different experiments. So electron neutrino, if you want to study the electron neutrino which has comparatively less energy, there's an experiment called as home stake experiment. वो क्या है मैं बताऊंगा. Okay, then muon neutrino, इसको पढ़ने के लिए generally we'll be using an experiment called as Cherenkov radiation. So Cherenkov radiation, radiation is released in the water or in ice. So for that also we'll study. And tau neutrino के लिए we have other experiments. We'll be having other liquids to study this. Now what are neutrinos? Let's see some of the properties of the neutrinos here. So these are nearly massless and chargeless. By the way, why are we studying neutrinos? See, ये massless है मतलब gravity से effect नहीं होगा, and secondly chargeless मतलब आप कहीं पे भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कहीं पे डाल दो, उसके बीच में से आराम से घुस जाएगा. So it will not be affected by charge. See, right now, we have been using electrical cables, energy एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए. So electric cables वगैरह यूज़ कर रहे हो, उससे क्या होता है ना, हीट जनरेट होता है. एंड ऑल्सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब भी आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, जब भी आप रेडिएशन भेजते हो, तो that has what loss. It's called distance decay because वो बाकी चीज़ों से भी इंटरैक्ट करता है. नाउ ए न्यूट्रिनोस इतना घोस्ट पार्टिकल, इसको घोस्ट पार्टिकल भी बोलते हैं बिकॉज इट डज नॉट इंटरैक्ट विथ एनीथिंग. दैट मीन्स ए न्यूट्रिनो कैन पास थ्रू द अर्थ, मतलब अर्थ के एक तरफ से अगर आप उसको इंजेक्ट कर दो, दूसरी तरफ आराम से निकल जाएगा क्योंकि ये ग्रेविटी से या चार्ज से अफेक्ट नहीं होगा. सो व्हाई वी आर स्टडीइंग, बिकॉज इफ वी कैन यूज these neutrinos in communication or for sending electricity, then loss बिल्कुल नहीं होगा. कितना भी दूर जा सकता है. They travel almost at the speed of light and these are numerous. ये अभी मैं यहाँ पे हाथ रखा हूँ ना मेरा, so billions of neutrinos are passing. So they outnumber almost all atoms in the universe. So that's why we are studying the neutrinos. If we study the properties, if we can utilize them, then it will be revolutionary. You can send information from one place to other place without any loss of energy. आप यूनिवर्स में कहीं पे भी कम्युनिकेट कर सकते हो with the help of these neutrinos. And with generation the stability decreases. Means electron से म्यून से टाउ जब आप जाते हो stability decrease होता है. So that is one of the property here. Next, depending upon the source also we have different types of neutrinos. Okay, we have solar neutrinos, थोड़ा कम एनर्जी होता है, so generally it is electron neutrino. Then atmospheric neutrinos, these have comparatively more energy. So whenever the cosmic radiation
मीन्स कॉस्मिक मतलब कॉस्मोस मतलब यूनिवर्स। तो यूनिवर्स से जब भी बहुत हाई एनर्जी आती है, दे विल कम एंड इंटरैक्ट विद द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द atmosphere, and then these atmospheric neutrinos are released. The third, reactor neutrinos. So basically, okay, if you have a reactor, आपका nuclear reactors है, uranium के reactors है, fusion के reactors है, so reactor से भी neutrinos निकलता है. Even inside the earth, inside the surface of the earth, what do you think, ऐसा volcanism lava जब भी निकलता है, what do you think, from where this energy is coming from? So recent studies have proved that the most of this energy is coming from the nuclear reactions which are happening inside the earth. So earth के अंदर बहुत सारे radioactive elements है. जब भी ये radioactive elements, when they get bombarded, they will be releasing a large amount of energy, so which will be melting the rocks, and then okay, this is responsible for the heat inside the earth. And also from astrophysical sources, यूनिवर्स में कहीं स्टार फट गया, सुपरनोवा, ब्लैक होल पूरा यूनिवर्स को खा रहा है, ब्लेजर्स, ओके, सो फ्रॉम दीज सोर्सेस ऑल्सो न्यूट्रिनोस आर रिलीज्ड. अगर एग्जाम में पूछे व्हाट इज द सोर्स ऑफ द न्यूट्रिनोस, ऑल द अबव मार्क कर देना. इवन ए बनाना, केला, केले में से भी आपके न्यूट्रिनोस निकलते हैं. क्यों? बिकॉज केले में पोटेशियम होता है, उससे भी निकलता है. अगर मेरे बॉडी से न्यूट्रिनो निकल रहा है, यस, कार्बन 14, कार्बन 14 इज डिकेइंग इनटू कार्बन 12. It's also nuclear reaction, so it also releases neutrinos. So basically anything can act as a source of a neutrino. एग्जाम में आप मार्क करना all the above. अभी ये न्यूट्रिनोस डिटेक्ट करने के लिए you have different methods. So solar neutrinos डिटेक्ट करने के लिए they generally have low energy, so they don't have a capacity to produce something called as Cherenkov radiation, important Cherenkov radiation. So इसके लिए क्या करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक डब्बे में आप कार्बन टेट्राक्लोराइड लोगे, सो उसमें से जब सोलर न्यूट्रिनोस जाएगा, सो द क्लोरीन विल बी कन्वर्टेड इनटू आर्गन. और यू कैन ऑल्सो यूज गैलियम भी यूज कर सकते हो. सो such experiment is called as home stake experiment. So just remember, home stake experiment, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि होम स्टेक एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, 3-4 चीजें देगा. सो यू हैव टू लिंक इट विथ द न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट, डिटेक्टिंग एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोस. अभी आपको मैंने बताया जब भी कॉस्मिक रेडिएशन आता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, उसको हिट करता है. उसको हिट करने के बाद आपके ये atmospheric neutrinos are released. Now, for detecting this atmospheric neutrinos have comparatively more energy, थोड़ा ज़्यादा एनर्जी होता है. So जब भी ये atmospheric neutrinos, when they come and hit water, they'll be releasing a radiation called as Cherenkov radiation. And okay, so इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत बड़ा टंकी लेंगे, okay, very big tank in which you'll be filling water, normal water नहीं, ओके, प्योर H2O विदाउट एनी सॉल्ट्स एंड ऑल. सो अब वाटर फिल करेंगे, एंड देन ये जो शीशे दिख रहे हैं ना, ये फोटोसिंथेसिस है. एंड जब भी ये एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोस व्हेन दे कम एंड हिट द वाटर, ए चेरेनकोव रेडिएशन रिलीज करता है. एंड इस रेडिएशन को सेंस करने के लिए ये सेंसर्स है. सो दे विल बी डिटेक्टिंग द चेरेनकोव रेडिएशन. सो बाय दैट वी विल गेट टू नो ओके हाउ मच अमाउंट ऑफ न्यूट्रिनोस हैव कम. सो दिस इज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स. ओके, अगर एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोस से भी ज़्यादा एनर्जी वाले न्यूट्रिनोस अगर आ रहे हैं, सो उसके लिए विल बी यूजिंग आइस. सो आइस यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, आइस क्यूब लैबोरेटरी है अंटार्कटिका में. सो यहाँ पे आप देख सकते हो. सो अंटार्कटिका में यू हैव 3 किलोमीटर थिक लेयर ऑफ आइस. सो उस 2.53 किलोमीटर के नीचे एक लैब बना हुआ है. सो जब भी ये न्यूट्रिनोस आइस से लेके गुजरते हैं अंदर, 2.5 किलोमीटर डीप जाते हैं, तो वहां जाने के बाद आइस से टकरा के वो भी एक रे ऑफ लाइट रिलीज करता है, एंड दैट अगेन विल बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स. सो यहां पे आप ये वाली चीज ध्यान रखना. नाउ सिंस ओके जूनो इज इन द न्यूज, ये वाली चीज न्यूज में, ओके, सो इट विल बी यूजिंग लिक्विड सिंटिलेटर. So it will be studying nuclear neutrinos, okay, and supernova. लेकिन आपको दूसरे ओके ऑब्जर्वेटरी के बारे में भी पूछेगा.
Okay, so here one thing is important, home stake experiment. Okay, this is in USA, solar neutrinos. ये भी ध्यान रखना, super Kamiokande, so this is in Japan, so it will be using Cherenko भी ध्यान रखना. And then SNO, okay, उतना important नहीं है, you can okay ignore. Ice cube is also very important because Juno से पहले ice cube सबसे बड़ा था. Okay, तो ये वाले चीजें आप ध्यान रखना with respect to the neutrinos. Now, okay, Juno के बारे में है. Okay, anyways, I'll be uploading this document. Okay, below the video, comment section में, description में आप देख लेना, आपको मिल जाएगा, पढ़ लेना. लेकिन जो भी चीज़ें मैं मुंह से बोल रहा हूँ ना, उसको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है, which may not be that important for the examination. So, ये जितने भी न्यूट्रिनोस है, भैया अंदर क्यों होते हैं? Because on the surface of the earth there is lot of pollution. तो आप मोबाइल फोन पे भी बात करते हैं ना, रेडिएशन निकलती है. फॉर एग्जांपल ज़मीन के ऊपर, ओके, आपके घर के पास कोई न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है भैया, ओके, जो भी अंदर आपके व्हाट लैब में है, इट हैज़ टू स्क्रीन आउट, ओके, व्हाट इज़ ए न्यूट्रिनो, एनर्जी कहाँ से आ रहा है, न्यूट्रिनो से आ रहा है क्या, नहीं तो आप फ़ोन पे जो बात कर रहे हो वो वाले रेडिएशन से आ रहा है क्या, वो स्क्रीन आउट करना चाहिए. इसलिए ये लाइट पोल्यूशन, जितना भी ये न्यूक्लियर पोल्यूशन, इन सब चीज़ों से दूर, ओके, अंदर. Okay, so Juno is located 700 meters deep. अंटार्कटिका का आइस क्यूब लैबोरेटरी जो है 2.5 किलोमीटर आइस के नीचे है. एंड जो इंडिया बिल्ड कर रहा है ना, वो भी अराउंड 2 किलोमीटर डीप में है. सो इंडिया का जो लैबोरेटरी है, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, इट इज इन द वेस्टर्न घाट्स, कॉल्ड एज वेस्ट बोडी हिल्स में. सी यहाँ पे है पलनी हिल्स, यहाँ पे है अनामलई हिल्स, यहाँ पे है कार्डमम हिल्स. तो यहाँ पे है ये वाला, तो ये वाला वेस्ट बोडी हिल्स. सो इसमें आपकी इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है. बट अगेन दिस हैज बीन स्ट्रक फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज द तमिलनाडु गवर्नमेंट इज अपोजिंग दिस. बिकॉज भैया आप यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन करोगे, देन अगर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, देन यहाँ पे जो लोग हैं वो भी इफेक्ट हो जाएंगे. एंड मोर ओवर यहाँ पे केरला का बॉर्डर भी बहुत ही नज़दीकी है केरला में. So inside Kerala you have Mathikettan Sholayar forest. यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है that is just 5 kilometers away. Mathikettan Sholayar 5 kilometers away. It will also be affected. Means Western Ghats में it's also biodiversity hotspot है. So it is in terms of biodiversity is very rich. So the plant, animal and human life will be affected. So these are the concerns of the Tamil Nadu and Kerala, that's why they are opposing this. So Theni district ये भी एक ध्यान रखना. And what exactly Juno will be studying? Just now I told you, mass hierarchy. भैया एक कुछ नहीं है, मतलब कौन भारी है, कौन कम भारी है, बस यही चीज़ है. तो जनरली अभी तक ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन इज लाइटर, टाउ इज द हेवीएस्ट. नेक्स्ट, oscillation frequency. So just now I told you, whenever, okay, this electron neutrino, whenever it will be moving, so it will be changing the flavors. Electron से muon से tau बन जाता है. इसकी frequency क्या है? So the laboratory, the Juno laboratory will be studying this. So this is all about the neutrinos. इसके beyond कोई question नहीं पूछेगा. Next is extreme nuclear transients. ये आप यहाँ पे देख रहे हो. See, when you have a very big star मतलब sun से भी बड़ा star है. So when this big star, when it comes near to the sun, तो sun के पास, when it comes near to the black hole, जब ये black hole के पास आएगा, तो black hole की gravity इतना ज़्यादा होती है कि star को shred करती है. मैगी जैसा, स्पैगेटी जैसा खींच के ना, अपने अराउंड खींच के और पूरा स्टार को खा जाता है. Because nothing comes out of a black hole. There is something called as event horizon. So event horizon के beyond जो भी चीज़ गया, it is also called as the point of no return. So एक बार ब्लैक होल के अंदर कोई भी चीज़ घुस गई, खत्म अंदर, टाटा बाय बाय. So this extreme nuclear transients happen near the black hole. So this is a black hole and here you have a star. The star should be generally, okay, at least 3 times larger than the sun. So 3 times larger क्यों होना चाहिए? क्योंकि what only when it is large enough,
there will be differences in the gravity between the center and the outer layer. So जब difference of gravity होगा तब स्टार जाके पूरा घूमेगा अराउंड द ब्लैक होल, एंड जब भी ये ब्लैक होल के अराउंड घूमेगा, सो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन देयर लॉट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो रेडिएटेड इन द यूनिवर्स, एंड दिस आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स. सो यहाँ पे दो तीन चीजें ध्यान रखना है. ब्लैक होल, a star which is at least 3 times larger than the sun, and okay, it gets spaghettified, okay, it gets swallowed, so it gets consumed by the black hole, and finally it vanishes into the black hole. So this is extreme nuclear transients, and also a lot of radiation is also released. So ये सब details यहाँ पे है, आपको PDF मिल जाएगा, don't worry. Now आपको कभी ऐसा लगा है कि ये जो चीज़ है मेरी है, लेकिन इन रियलिटी ये तुम्हारी नहीं है, ये और किसी की है? क्वाजी. सो क्वाजी मून इज सच एन ऑब्जेक्ट. आपको लगता है कि अर्थ के अराउंड घूम रहा है, लेकिन इन रियलिटी इट इज रोमिंग अराउंड द सन. ओके, सो इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. लेकिन why do you feel that it is roaming around you? Okay, it is revolving around you. Because the time period of revolution of this object is 1 year. So that's why you feel that it is near you all the time. It is roaming around you all the time. So such kind of objects are called as quasi-moons. So recently, one such quasi-moon has been detected. Okay. So the name of the quasi-moon is this. 2025 PN7. So in the examination they will be asking, okay, 2025 PN7 is associated with what? Is what exact? Okay, they will be giving you 4 options. Okay, you have to detect. Now this is a quasi moon. The quasi moon has limited period of time. मतलब आपको लगेगा around 50 to 60 years. Okay, you feel that it is revolving around you. उसके बाद जब उसकी escape gravity आ जाएगी, वो भाग जाएगा यहाँ से. You have someone, and don't get confused with the mini moon. So mini moon are those objects which are captured by Earth's gravity. Means they'll be revolving around the Earth just like moon. Okay, they'll be revolving around the Earth, and they'll be there for certain period of time. Okay, मतलब 1 साल 2 साल Earth के around roam करेगा, and when they will be gaining the escape gravity, वो Earth से भाग जाएगा. Means for a very short period of time, okay, they will be there with you. So difference क्या है quasi moon and mini moon के बीच में? Quasi moon लगता है आपका है, लेकिन आपका नहीं है. Mini moon आपका ही है, लेकिन थोड़ी टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए ये आपका है. So this is a difference between these two. Now one more thing which you have to remember here is Tianwan-2. So Tianwan-2 is a Chinese mission which will be collecting the samples from the quasi moons. अभी quasi moon से आप samples collect करके क्यों आ रहे हो? So because जितने भी objects ये सब universe में, they are all made by same process. So since you cannot study the interiors of the earth, earth किस चीज़ से बना हुआ है अंदर आपको exactly पता नहीं है, because see you can't go very deep inside the earth. मैक्सिमम ऑफ 3.9 किलोमीटर्स तक माइनिंग कर सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं. सो वी हैव सो मेनी इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस अर्थ के अंदर क्या है. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट ओके व्हाट दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर मेड अप ऑफ, सो आपका आप पढ़ नहीं सकते हो. ओके, यू कांट स्टडी द अर्थ, बट आप दूसरे चीज़ों को पढ़ सकते हो. ये छोटे होते हैं साइज में, यू कैन ड्रिल एंड विल गेट टू नो ओके व्हाट एग्जैक्टली दे आर. सो दिस विल हेल्प ओके इन स्टडीइंग द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स, the birth of the solar system, कैसे form हुआ, कैसे evolve हुआ, etc. And sometimes these objects, these astronomical objects may also have very valuable minerals. So इसमें gold हो सकता है, इसमें platinum हो सकता है, इसमें lithium हो सकता है. So जो भी आपका asteroid belt है, Kuiper belt है, it is full of resources. So आज तो आप sample लेके आ रहे हो इससे, फ्यूचर में क्या उसको खींच के लेके आओगे और रॉक को.
so which might be completely made up of diamonds, which might be completely made up of gold. So आप अर्थ के ऊपर माइन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप एस्ट्रॉइड बेल्ट को माइन कर सकते हो, क्यूपर बेल्ट को माइन कर सकते हो और बिकम फिल्दी रिच. So next item which is in the news is India's largest lithium ion battery. Its factory will be opening in Haryana. So this is in the news. इसका उद्घाटन हुआ है. Now UPSC सिर्फ यही नहीं पूछेगा भैया लिथियम आयन बैटरी से क्या प्रॉब्लम है, क्या इससे बेहतर बैटरी बना सकते हैं, क्या इसके अल्टरनेटिव मटेरियल्स क्या है, एक्सेट्रा. सो यूपीएससी विल बी बीटिंग अराउंड द बुश. जो चीज़ न्यूज़ में आई है सिर्फ वो नहीं, उसके अराउंड जितना भी इंफॉर्मेशन है यू शुड बी नोइंग. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द लिथियम आयन बैटरी फंक्शंस. सी इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ है. सो जहाँ पे कैथोड है, so here we'll be having lithium cobalt oxide layers. On this side you have graphite layers. Graphite is nothing but जो पेंसिल में जो चीज़ होती है ना वही चीज़ है. So यहाँ पे इस तरफ ग्राफाइट के लेयर्स है, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड के है. So जब भी आप चार्जिंग करते हो you'll be applying very high pressure on the cathode. जब भी प्रेशर अप्लाई करते हो यहाँ पे जितने भी लिथियम आयन्स है अपने घर से भाग के यहाँ पे आ जाएंगे. So when your battery is 100% full, that means यहाँ के बीच के लेयर्स में जितने भी लिथियम आयन्स है वो सारे आके ग्राफाइट लेयर्स के बीच में घुस जाएगा. नाउ जब ग्राफाइट लेयर्स के बीच में लिथियम आयन्स ओके इज़ वेरी हाई, देन इट विल बी हैविंग फुल पोटेंशियल 100% बैटरी. एंड ऑब्वियसली फिर अपने घर भागना चाहेगा लिथियम आयन्स, सो दैट इज़ व्हेन द डिस्चार्ज विल बी हैपनिंग. सो ड्यूरिंग द डिस्चार्ज the lithium will move from the graphite layers to the lithium cobalt oxide layers. So this is how the battery will be functioning. So इसका explanation पूरा यहाँ पे है, ओके 2-3 स्लाइड्स में लिखा हुआ है, आपको इतना ज़रूरत नहीं है वो, ओके मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज़ फाइन. सो चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसा होता है. तो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस विद द लिथियम आयन बैटरीज. फर्स्ट इज सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज एंड जियोपॉलिटिक्स. आजकल आप देख ही रहे हो, सो गल्फ में खाड़ी देशों में वॉर हुआ है, सो गैस एंड ऑयल, ओके सो द सप्लाई वल्नरेबिलिटीज आर देयर. सो द लिथियम एंड ओके द चीज़ें जो लिथियम आयन बैटरी में यूज़ करते हैं कोबाल्ट, दे आर अवेलेबल ओनली विद फ्यू कंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल यू टेक लिथियम ट्रायंगल, यहाँ पे चिली है, अर्जेंटीना है, बोलिविया है. सो वहीं पे अराउंड 50 to 60% ऑफ द वर्ल्ड्स लिथियम वहीं पे अवेलेबल है. सो अगर वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस होगा, कोई सी लेन कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम होगा, तो पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा. एंड योर 50% ऑफ द कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. सो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्टिंग के पास वहाँ पे तो हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं. अगर वहाँ पे कोई बड़ी सिविल वॉर हो गई, देन यू विल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. द नेक्स्ट, चाइना के पास मोर देन 70 to 90% ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी है. सो चाइना के पास उतने सारे माइंस नहीं है, डज नॉट ओके हैव माइंस इन चाइना, बट चाइना के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. अगर चाइना के साथ किसी देश का अनबन हो गया, then if China says that I will not supply okay this lithium or cobalt to you, then those countries will be having problem. So next okay इंडिया के पास ना तो लिथियम है ना तो कोबाल्ट है. सी रिसेंटली ओके इट हैज़ बीन सेड दैट जम्मू एंड कश्मीर में पाया गया अराउंड 5.6 मिलियन टाइप्स. सो उससे अपना काम नहीं चलेगा. एंड मोर ओवर दिस आर जस्ट प्रूवन रिजर्व्स. उसको निकालना है, उसको प्रोसेस करना है, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, भारी क्वांटिटी में पानी चाहिए होता है लिथियम को निकालने के लिए. एंड ओके यू हैव टू यूज़ अ लॉट ऑफ केमिकल्स एंड ए केमिकल एफ्लुएंस. ए लिथियम ओर को धोने के बाद जो भी केमिकल्स है आप कहाँ पे बहाओगे? अगेन आप रिवर्स में अगर बहा दोगे उनको, रिवर्स पोल्यूट हो जाएंगे. सो देर आर लॉट ऑफ सिस्टमिक इश्यूज ओवर देयर. And lithium-ion batteries, over a period of time, they develop okay something called as dendrite. तो सुई जैसे चीज़ें निकलने आते हैं, मीन्स उसकी एफिशिएंसी कम होने लगती है. एंड नेक्स्ट थर्मल रन अवे. अगर एक लिथियम आयन ओके ये हीटिंग हो जाती है, ओके आप बार बार जब यूज़ करते रहते हो ना,
जब भी आपको फ़ोन को आप 100% के बियॉन्ड भी अगर चार्ज करते रहते हो, देन ए बैटरी हीट हो जाती है, सो उसके कारण भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. And then, okay, water stress. And next, toxicity in the landfills. Okay, this I have discussed. Next, capacity degradation. See, the lithium ion battery means जो lithium ions कैथोड और एनोड के बीच में जो भागते रहते हैं ना, उसका एक पर्टिकुलर साइकिल होता है. एक 5000 साइकिल, 10,000 साइकिल मीन्स उतने ही बार आप बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हो, इसके बियॉन्ड नहीं करोगे. एंड जितने बार आप साइकिल्स चलाओगे उतना ही बैटरी का एफिशिएंसी कम हो जाएगा. नेक्स्ट, अगेन लिथियम आयन बैटरीज विल नॉट बी फंक्शनिंग एट एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर. बहुत ठंडा है तब भी काम नहीं करेगा, बहुत गर्मी है तब भी ढंग से काम नहीं करेगा. सो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होता है इसके लिए. एंड देन समटाइम्स इट बिकम्स वेरी चीपर टू एक्सट्रैक्ट न्यू लिथियम इंस्टेड ऑफ रिसाइकलिंग इट. सो रिसाइकलिंग करने से बहुत ज़्यादा खर्चा आता है. ओके, एंड अगर आप आपकी लिथियम आयन बैटरी को बहुत टाइम तक यूज़ नहीं करोगे, उसको ज़ीरो चार्ज पे रखोगे बहुत दिनों तक, वो बैटरी डेड हो जाएगा. सो दिस आर ऑल द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ लिथियम आयन बैटरी. एंड दिस इज ऑल्सो द रीज़न वाई इट कैनॉट बी यूज फॉर लॉन्ग टर्म ग्रिड स्टोरेज. लॉन्ग टर्म ग्रिड स्टोरेज मतलब फॉर एग्जाम्पल मानसून के महीने में यू विल बी प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ विंड, बाकी के महीने में आप विंड एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करोगे. ओके, एंड मानसून के महीने में आपकी ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मानसून इफ़ यू वांट टू स्टोर योर विंड एनर्जी, योर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन लिथियम आयन बैटरीज, ये नहीं चलेगा क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है. एंड एक बार एक बैटरी में अगर आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, इट विल क्रिएट ए चेन रिएक्शन, डोमिनो इफेक्ट, और पूरा बैटरी का जो सेटअप है ना वो पूरा फट जाएगा. आपने भी सुना होगा ना कभी कभी चार्ज करते हुए अगर आप बात कर रहे हो, गलती से अगर अंदर आग लग गया, देन द फोन भी एक्सप्लोड हो जाता है. सो एक्सप्लोजन का भी चांसेस होते हैं. एंड लिथियम आयन बैटरीज दे डिग्रेड फास्ट, इसके पर्टिकुलर साइकिल्स होते हैं. एंड देन अगर आप बिना यूज़ किए ऐसे ही रखोगे, फॉर एग्जाम्पल आपको जून, अगस्त, सितंबर तक आप चार्ज करोगे, एंड देन आपको एनर्जी चाहिए होगा फॉर एग्जांपल इन द नेक्स्ट समर्स, मार्च, अप्रैल, मई में आपको पावर चाहिए. अगर बैटरी में जो एनर्जी ऐसा ही रहेगा वो अपने आप ही डिस्चार्ज होता रहेगा. सो यू कैन नॉट स्टोर एनर्जी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो दिस आर ऑल द प्रॉब्लम्स ओके विथ लिथियम आयन बैटरीज नॉट बीन यूज्ड इन लॉन्ग टर्म ग्रिड स्टोरेज. नाउ इसका अल्टरनेटिव क्या है फिर? सी, सो इसके लिए आप थोड़ा केमिस्ट्री, यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ केमिस्ट्री हियर. You take this column in the periodic table, so you have the lithium ion here, below the lithium you have sodium. See, sodium will be having almost, means एक column में जितने भी elements है almost similar properties होंगे इसके. Now, sodium तो okay can be available very easily, lithium को पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सोडियम आपके समंदर के पानी में, कॉमन सॉल्ट में सोडियम आपको मिल जाएगा. So, instead of lithium we can replace it with sodium. So India is working on that only. So in India, in future, India will be producing sodium ion batteries. So we can have a comparison here between lithium ion and sodium ion. So energy density lithium में ज़्यादा होता है, सोडियम में थोड़ा कम होता है, लेकिन बाकी एडवांटेजेस है. ये एक्सपेंसिव है, वो चीप है. ओके, ये हाई रिस्क थर्मल रनअवे, फट सकता है, सेफर है. ओके, इसका परफॉर्मेंस विल ड्रॉप सिग्निफिकेंटली. ओके, so it works well, okay, other temperatures also. Next is sustainability में, okay, because it uses lot of water, talks of toxicity, and it is much lower environmental footprint. Okay, and this can be used in EVs and drones, that can be used in grids and homes. So we are not just looking at the lithium, we are going beyond lithium, that is sodium ion battery. So next thing which is in the news is a hierarchical reasoning model. सी, आजकल आप जितना भी LLMs यूज़ कर रहे हो, आपकी चैट जीटीपी है, क्लाउड है, परप्लेक्सिटी है, गूगल जेमिनी है, जितना जो भी आप AI बोलते हो ना, सो दे डोंट वर्क ऑन हायरार्किकल रीजनिंग मॉडल. सी, आप जितने भी आप ये जो भी AI यूज़ कर रहे हो, सो दे विल बी यूजिंग हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स. मतलब जब भी आप किसी चीज़ का सर्च करोगे,
देन ये जो LLMs है वो जनरली ओके बहुत सारे पैरामीटर्स लेते हैं. दैट मीन्स इट्स लाइक आपने पूरा बुक मेमोराइज किया. सो आपको किसी ने अगर क्वेश्चन पूछा है ना, बुक का सारा ही पेजेस, ओके पेज नंबर 52, 55, ओके 100, ओके 1000 पेज, ओके 5000 पेज. सो आप पूरा बुक पढ़ के ओके आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो कहाँ पे है ढूंढ के आप निकालोगे. सो इसके लिए आपको पूरा बुक सर्च करना पड़ेगा. दैट मीन्स यू हैव टू यूज सो मेनी पैरामीटर्स एंड देन यू हैव टू कम अप विथ एन आंसर. सो दिस विल टेक लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक लॉट ऑफ कंप्यूटेशन. लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हो देन आपको पूरा बुक में कहाँ पे क्या है ऐसे आपका रटा हुआ नॉलेज की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. आप किसी की चीज़ को कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हो, सो थोड़ा बहुत आप न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करके आप वो आंसर निकाल सकते हो. सो हायरार्किकल रीजनिंग मॉडल उसी चीज़ पे काम करता है. सो द नॉर्मल मॉडल इज़ लाइक रटना, दिस इज़ लाइक लॉजिकल रीजनिंग. So nowadays, okay, we'll be using hierarchical reasoning model also. So use करने से the number of the parameters which will be required will be very less. Computational power will be low because it doesn't have to go and search each and every part of the internet and it has to predict okay the next most probable word. इसकी ज़रूरत नहीं है. So it can be used in edge computing. For example, okay, आपको एक AI सिस्टम, ओके AI मॉडल रन कराना है आपके लैपटॉप पे, आपका फ़ोन पे. सो यू कैनॉट गो विथ LLMs बिकॉज LLMs में बहुत सारे पैरामीटर्स चाहिए एंड यू नीड अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशनल पावर. बट व्हेन इट कम्स टू HRM, you don't need that. Okay, very less computational power is required and moreover the parameters are also low. So आप कोई भी लैंग्वेज मॉडल आप आपके फ़ोन में भी चला सकते हो. 2-3 GB का डेटा लगेगा और पूरा कंप्यूटेशन मीन्स विदाउट गेटिंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑल्सो यू कैन रन योर ओन मॉडल. सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ दस. दैट्स वाई इट इज़ लाइट वेट एंड ऑल. नेक्स्ट, द HRM इज बायो इंस्पायर्ड मीन्स जैसे ब्रेन में जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं ना, सो जब भी आप सोचते हो आप एक हायरार्की में सोचते हो. ओके, it's not like whenever you're asked something, okay, you have to search your entire brain, okay, and then give an answer. So HRM will be working on that process only. Okay, so this is your September current affairs of science and technology. So similarly, okay, if you open the channel, you can go through the current affairs of the environment, okay, science and technology, geography and mapping. Thank you.